हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10-0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससीएल लिमिटेड एपिसोड 99। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज का कार्यक्रम विशेष जानकारी जीरो चैनल आपको देने जा रहा है। और ये वही जानकारी है जो पृथ्वीराज यादव ने जीरो चैनल को दी, जो सुनंदा कदम ने जीरो चैनल को दी, जो मंगेश थरवल ने जीरो चैनल को दी, जो आर रावत ने दी, जो तेजेंद्र पाल चन्नी ने दी, जो आरवी परमार ने दी, जो एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने दी, जो वीएस कदम ने दी, वो जानकारी आज जीरो चैनल आपके सामने शेयर करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी जीरो चैनल को इन्होंने बहुत पहले दी थी। आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए धीरे धीरे करके ये जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही थी ताकि इन लोगों से हम और जानकारियां एकत्रित कर पाएं और इन लोगों का देखें कि आप लोगों के प्रति रुख कैसा है। ये जो भी सीनियर हैं वो अपने जूनियरों से ये सच बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन जीरो चैनल ने पाया कि किसी भी सीनियर ने अपने जूनियर को इस सत्य से वाकिफ कराना उचित नहीं समझा और इन्होंने कितना बड़ा खेल खेला है वो जीरो चैनल अब आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा है साथियों। बिल्कुल साथियों, ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। उनके साथ में 3 बंदे आपको दिख रहे हैं, जिसमें एक सफेद लिबास में एक बंदा दिख रहा है जिसके चेहरे को सर्किल बनाया गया है, गोल सर्किल बना करके दिखाया गया है जिसके चेहरे को। वो बंदा है अफरोज फट्टा। जी हाँ साथियों, ये अफरोज फट्टा वही बंदा है जो 2014 के पहले 2014 यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले अफरोज फट्टा के बताए जा रहे थे, ये कांग्रेस ने आरोप लगाए थे और काफी सारे चैनल्स पर दिखाया गया था, मीडिया में आता था कि अफरोज फट्टा जो एक हवाला रैकेट किंग है, उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी घनिष्ठ संबंध है। और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और ये सफेद लिबास में जो ये 3 लोग खड़े हैं, उन 3 के बीच में जो सफेद लिबास में बंदा खड़ा है ये है अफरोज फट्टा जो हवाला रैकेट किंग है। ये साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में या तो वो ये विवेकानंद जी की तस्वीर है, ये या तो मोदी जी इनके हाथ से ग्रहण कर रहे हैं या मोदी जी इनको भेंट कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिख रही है और दोनों के हाथ में है वो तस्वीर। अब वो मोदी जी ग्रहण कर रहे हैं अफरोज फट्टा के हाथ से या अफरोज फट्टा ग्रहण कर रहे हैं मोदी जी के हाथ से। कौन किसको भेंट कर रहा है ये तस्वीर से क्लियर नहीं होता, वो तो वीडियो से क्लियर होगा, लेकिन ये तस्वीरें हैं। हो सकता है कोई कार्यक्रम रहा हो, वहाँ पर मोदी जी को आमंत्रित किया गया हो और वहाँ पर ये इस प्रकार का ये सब किया गया हो, मोदी जी को ये भेंट किया गया हो, या मोदी जी ने किसी कार्यक्रम में इनको भेंट किया हो, कोई कार्यक्रम रखा गया हो। इसकी जीरो चैनल कोई पुष्टि नहीं करता कि मोदी जी और अफरोज फट्टा के बीच में संबंध रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये जीरो चैनल पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये तस्वीर संतूलाल भारती, ये तस्वीर मंगेश थरवल और ये तस्वीर पृथ्वीराज यादव, ये तस्वीर जय भगवान सैनी, इन सब लोगों ने ये तस्वीर जीरो चैनल को प्रोवाइड कराई और बताया कि यही है अफरोज फट्टा जिसने पीएससीएल लिमिटेड की लगभग 400 ब्रांचों में 21 और 22 अगस्त 2014 को जो कलेक्शन हुआ था उस पैसे को ठिकाने लगाने की सुपारी इसी बंदे ने ली थी, अफरोज फट्टा ने ली थी। अफरोज फट्टा ने व्यवस्था करवाई थी कि पीएससीएल की सारी ब्रांचों में जो आप लोगों ने देखा कि हर ब्रांच में भीड़ थी, पैसे जमा हो रहे थे, हर ब्रांच में 4-5 लोग पैसे ले रहे थे और हर ब्रांच में इस अफरोज फट्टा ने अपने 4-5 लोग हर ब्रांच में भेजे थे जो उस दिन काउंटर्स पर मौजूद थे। यानी हवाला किंग के
खासम खास आदमी भी उस दिन आप सभी लोगों की ब्रांच में मौजूद थे। और ये जीरो चैनल ने सभी एजेंटों से पूछा कि काउंटर पे कौन लोग मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी ब्रांच के कर्मचारी थे, हमारी ब्रांच का मैनेजर था, हमारी ब्रांच के कई सारे सीनियर थे और 5-6 लोग और ऐसे थे जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। उन सब लोगों ने बताया। हमने 100-150 ब्रांचों में संपर्क किया, हमको उन सभी एजेंटों ने यह बताया कि हमारी ब्रांच में 5-6 लोग नए थे जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा, वो भी 21 और 22 तारीख को काउंटर पे बैठे हुए थे। यानी वो जो 5-6 लोग बैठे थे वो इस हवाला किंग, हवाला रैकेट किंग अफरोज फट्टा के ही गुर्गे थे जो उस दिन काउंटर्स पर बैठे थे। उनको अफरोज फट्टा ने जिम्मेदारी दी थी कि आपको जल्दी जल्दी पैसे गिनती करवाने हैं, क्योंकि वो पैसे गिनती करने में माहिर हैं, फुल एक्सपर्ट हैं। अफरोज फट्टा के लोग बहुत ही माहिर हैं, वो बहुत स्पीड में पैसे गिनती करते हैं और उनकी सेटिंग रहती है नोट बदलवाने में कि कहां से किसके यहां से नोट बदलवाने हैं। 21 और 22 अगस्त को जो भी कलेक्शन आया, इन्होंने 21 अगस्त को जानकारी मिली जो कि हमको संतूलाल भारती ने बताई, जो मंगेश थरवल ने बताई, जो सुनंदा कदम ने बताई, जो आर रावत ने बताई, अन्य सभी लोग 2-2.5 हजार लोगों ने ये जानकारी बताई कि उन हर ब्रांच के उन 5-6 लोगों को जो अफरोज फट्टा ने जिन लोगों को वहां पर भिजवाया था, उन्होंने ये 7 बजे के बाद जब रसीदों की प्रिंटिंग का काम चालू हुआ था 21 तारीख को, 7 बजे के बाद उन्होंने न सिर्फ नोटों की गड्डियां बनाई 21 तारीख के कलेक्शन की, बल्कि वो नोट उन्होंने बाहर ले जाकर के बदलवा के भी आए। उनकी जहां पर भी सेटिंग रही हो वहां नोट बदलवा के आए और 1-1 हजार के नोटों की गड्डियां तैयार करवाई। पूरे नोट इन्होंने 1-1 हजार के नोट तैयार करवाए। फिर 22 अगस्त 2014 को भी जो मॉर्निंग में जो भी पैसा आया सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, वो भी सारे नोट उन 5-6 लोगों ने, जो अफरोज फट्टा, हवाला रैकेट किंग अफरोज फट्टा, उसके जो गुर्गे थे, उन्होंने उन सारे कैश को गिनती करवाया और फिर उन्होंने बाहर से उन नोटों को बदलवाया और 1-1 हजार के नोट, सारे 1-1 हजार नोट, 1-1 हजार के नोट तैयार किए। उन्हीं की जिम्मेदारी थी, प्लास्टिक की बोरियां लेकर आनी थी। ये पूरी अफरोज फट्टा की सेटिंग थी। अफरोज फट्टा ने सुपारी लेकर रखी हुई थी कि हर ब्रांच में जो भी कलेक्शन आएगा उस ब्रांच का उस पूरा कलेक्शन को हेड ऑफिस तक पहुंचाना है और हेड ऑफिस से पैसा आतंकवादियों तक जाना है, जैसा कि संतूलाल भारती बता रहा है। लेकिन जीरो चैनल को अभी इसकी पुष्टि नहीं मिली है कि आतंकवादियों तक अफरोज फट्टा ने पहुंचाया कि किसी अन्य व्यक्ति ने पहुंचाया। लेकिन अफरोज फट्टा को इस बात की सुपारी दी गई थी कि आप पूरी ब्रांचों का जो भी कलेक्शन हुआ है वो सारा का सारा, इनको सुपारी दी गई थी कि 21 अगस्त से 27 अगस्त 2014 तक जो भी कलेक्शन आएगा वो आप रोजाना हेड ऑफिस तक पहुंचाएंगे। जो बसों की व्यवस्था की गई, जो जीरो चैनल ने आपको पहले भी बताया कि बसों की व्यवस्था की गई थी, ये पृथ्वीराज यादव ने बताया था, संतूलाल भारती ने बताया था, क्योंकि पृथ्वीराज यादव भी उस बस में मौजूद था। अफरोज फट्टा के लोगों के साथ ये बंदा भी मौजूद था, पृथ्वीराज यादव खुद मौजूद था और रीजनल ऑफिस पैसा लेकर के गया था। तो उन्होंने बताया था कि जिन बसों में बैठ के गए थे वो बसें भी अफरोज फट्टा ने उपलब्ध कराई थी, अफरोज फट्टा ने ही सेटिंग करवाई थी। क्योंकि अफरोज फट्टा का आप पहले का भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे, इतिहास खंगालेंगे, तो वो इसी तरह के काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह नोट पहुंचाता है और सब अनजान चेहरे उन लोगों के सामने होते हैं अदला बदली करने वाले, और नोट अदला बदली करने के, यानी नोटों को ले जाने की, जो नोटों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो तरीका होता है, जो इनकी मतलब रवैया होता है, वो यही होता है कि इनको एक नोट हाथ में पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि जिससे आपको पैसा लेना है उस बंदे को आप ये नोट दे देना और उस बंदे से आप उसके बदले में वो वाला नोट ले लेना। यानी 100 का नोट हो, 50 का नोट हो, 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, या 5 का नोट हो, या 500 का नोट हो, या 1000 का नोट हो। उस समय 2000 के नोट नहीं चलते थे, उस समय की मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। तो ये नोट दे दिया जाता था और बता दिया जाता था कि आपको जिससे पैसा जहां से उठाना है उस व्यक्ति से आपको ये नोट बदलना पड़ेगा। यानी एक 100 का नोट या 50 का नोट इस प्रकार बदलवाया जाता है। और पीएसएल में भी यही हुआ। जीरो चैनल आपको एक वीडियो में बता चुका है कि ये नोट उनको बस के
ड्राइवर को दिया गया था कि ये 100 का नोट जो आपके पास एक नंबर है, ये नोट आप मैनेजर को दे देंगे। और मैनेजर को कहा गया था कि आप ड्राइवर से 100 का नोट लेने के बाद अपना ये वाला 100 का नोट ये आप उस ड्राइवर को दे देंगे। अब वो नोट देने के बाद मैनेजर देखेगा कि ड्राइवर ने जो नोट दिया है उसको, इस नोट में ये नंबर है कि नहीं। ये नंबर इनको पीएससीएल के हेड ऑफिस से मैनेजमेंट ने मैनेजर को वो नोट का नंबर प्रोवाइड कराया था कि आपके ब्रांच में जो बस लेकर के ड्राइवर आएगा वो ये वाले नंबर का 100 का नोट आपको देगा। इसी प्रकार अफरोज फट्टा ने ड्राइवर को बताया था कि उस ब्रांच का मैनेजर आपको 100 का नोट जो देगा, जो आप उसको 100 का नोट दोगे और वो जो आपको नोट देगा उस नोट पर ये वाला नंबर छपा होगा। इस काम में अफरोज फट्टा पहले ही बहुत माहिर है, ये आपको पुलिस रिकॉर्ड भी दिखा देगा, पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। तो अफरोज फट्टा को इस बात की सुपारी दी गई थी कि आप 21 और 22 अगस्त 2014 का कलेक्शन आप हेड ऑफिस तक पहुंचाएंगे। इनको सुपारी दी गई थी 21 से लेकर के 27 अगस्त तक की, लेकिन 22 अगस्त को कंपनी पर बैन लग गया, कंपनी के ट्रेड पर बैन लग गया, इसलिए वो वहीं का वहीं रुक गया और सिर्फ 14 घंटे में जो पैसा आया, अर्थात जो 15,000 करोड़ रुपए आया, वो अफरोज फट्टा के माध्यम से हेड ऑफिस तक पहुंचा। पहले रीजनल ऑफिस तक पहुंचा, फिर रीजनल ऑफिस से भी अफरोज फट्टा ने ही हेड ऑफिस तक पहुंचाया। ऐसा संतूलाल भारती ने बताया, ऐसा संतूलाल भारती ने बताया, ऐसा सुनंदा कदम ने बताया, ऐसा पृथ्वीराज यादव ने बताया, ऐसा जय भगवान सैनी ने बताया। जीरो चैनल ने सिर्फ इस बात की पुष्टि की कि क्या वाकई में अफरोज फट्टा के नरेंद्र मोदी से संबंध है कि नहीं, इन्होंने ये तस्वीर दिखाई थी। जीरो चैनल ने पता किया कि वास्तव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अफरोज फट्टा के नरेंद्र मोदी से संबंध है। इन लोगों ने यह भी बताया कि अफरोज फट्टा से भेंट करने के लिए सुनंदा कदम, मंगेश तरवल, वीएस कदम, आर रावत, आरवी परमार और आरजे ठक्कर और एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुनंदा कदम ने पुणे में हसन अली की मैसेज, हसन अली आप जानते होंगे स्क्रैप डीलर है, बहुत बड़ा उसका कबाड़ का काम है, हॉर्स रेसिंग का भी उसको शौक है, उसकी पत्नी के साथ भेंट की थी सुनंदा कदम ने, मंगेश तरवल ने, और उन्होंने कहा था, उनसे कहा गया था कि आप अफरोज फट्टा से ये डील करवाएं। और फिर हसन अली की मैसेज ने अफरोज फट्टा से डील करवाई। अफरोज फट्टा का और रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने ये बताया था कि अफरोज फट्टा उस समय साबरमती की जेल में था और जेल से ही ये सारी सेटिंग की गई थी। अफरोज फट्टा गुजरात में बहुत बड़ा किंग था और इसकी सूरत में आर रावत, आरवी परमार और आरजे ठक्कर और एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती से कई बार मुलाकात हो चुकी है। अफरोज फट्टा के साथ कई बार मुलाकात हो चुकी है। आर रावत की, एडवोकेट वीएस कदम की, एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती की, वीएस कदम की और आरजे ठक्कर की, आरवी परमार की। अफरोज फट्टा के साथ सूरत में कई बार ये लोग मुलाकात कर चुके हैं, कई बार इनके साथ इन्होंने पार्टी की है। ये संतूलाल भारती ने भी बताया, ये खुद आर रावत ने भी बताया, ये आरवी परमार ने भी बताया, ये जीरो चैनल को एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने भी बताया। और जीरो चैनल इस बात की पुष्टि अदालत में भी करेगा, गवाही भी देगा, हर्षद चक्रवर्ती को बुलाएगा अदालत में साबित करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो हर्षद चक्रवर्ती को, आर रावत को, आरवी परमार को, संतूलाल भारती को, सुनंदा कदम को, मंगेश तरवल को, वीएस कदम को, पृथ्वीराज यादव को, पवन खंडेलवाल को, शंभू चंद जैना को, जय भगवान सैनी को भेजिए। अन्य भी जिन लोगों के नाम बताए गए हैं आज तक आप लोगों को, उन सभी लोगों को भेजिए और उनसे पूछिए कि जीरो चैनल आप सभी लोगों के बारे में कह रहा है कि आप सभी लोगों ने एक जैसी जानकारी दी, सब लोगों की जानकारी एक दूसरे से मैच हो रही थी, सब लोगों की जानकारी बिल्कुल सेम मैच हो रही थी, पर फिर भी जीरो चैनल ने पहले पुष्टि की, इसके बाद वीडियो को प्रसारित किया है कि वाकई में वो जेल में था कि नहीं था। जीरो चैनल ने पता किया कि वास्तव में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 16 मई 2014 को वो विजयी घोषित किए जा चुके थे, उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ चुकी थी, उनको केवल शपथ लेनी थी और अपनी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मेंबरान की के नेता पद का
चयन होना था, उसके बाद उनको शपथ लेनी थी। 16 दिसंबर को ये काउंटिंग हुई थी और इसके बाद इन्होंने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 16 मई और 26 मई के बीच में 21 मई 2014 को अफरोज फट्टा की गिरफ्तारी हुई और उसको साबरमती जेल में डाल दिया गया था। ये जीरो चैनल ने पता कर लिया और संतू लाल भारती ने यही बताया कि इनको पता था कि वो साबरमती जेल में है और वहीं से वो जेल से डीलिंग करेगा। और इसके लिए सुनंदा कदम ने हसन अली जो स्क्रैप डीलर था, आप लोगों को नाम सुना हुआ होगा, स्क्रैप डीलर था हसन अली जो हैदराबाद के एक्साइज ऑफिसर का बेटा है। जीरो चैनल ने पूरा इनका इतिहास खंगाल लिया, पूरा फैमिली बैकग्राउंड निकाल लिया। संतूलाल भारती ने बताया, मंगेश तरवल ने बताया कि हैदराबाद के एक्साइज ऑफिसर का बेटा हसन अली स्क्रैप डीलर, उसकी पत्नी से सुनंदा कदम संपर्क करवाएगी क्योंकि सुनंदा कदम भी पुणे में रहती है और हसन अली भी पुणे में रहता है। हसन अली का बिजनेस ही पुणे और मुंबई में है। तो उसकी मैसेज के साथ सुनंदा कदम ने भेंट करवाई, बात की कि हमको ये 21 अगस्त से 27 अगस्त तक जो मेगा बिजनेस वीक चलेगा, मेगा बेनिफिट स्कीम चलेगी, इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आना है और ये पूरा कैश का कैश हमें ब्रांचों से रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से आतंकवादियों तक पहुंचाना है। ये इन्होंने इनसे बात की थी, ये जीरो चैनल को इन्होंने बताया, संतूलाल भारती ने बताया, मंगेश तरवल ने बताया, सुनंदा कदम ने बताया, एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने बताया, आर रावत ने बताया। फिर इनकी बातचीत हुई इनसे और इसके बाद बताया गया कि वो साबरमती जेल में है, उनसे आप संपर्क करवाइए। जेल में कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा? आर रावत ने बताया कि हम जानते हैं, हम अफरोज फट्टा के साथ कई बार पार्टी कर चुके हैं, हम उनके साथ मिल चुके हैं। आरवी परमार ने बताया, एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने बताया कि हमारे उनसे बहुत पुराने संबंध हैं, अफरोज फट्टा से हम पहले भी कई बार मदद ले चुके हैं और हम उनकी मदद करते भी आए हैं। और उसी अफरोज फट्टा को जिम्मेदारी दी गई कि पीएससीएल की लगभग 400 ब्रांचें हैं और 400 ब्रांचों के लिए आप अपने 200 गुर्गे तैयार करिए और 2000 गुर्गे, ये कहा गया इनको कि आप 2000 गुर्गे तैयार करिए। ये 2000 गुर्गे उन 400 ब्रांचेस में मौजूद रहें और वो लोग हर ब्रांच में पैसा काउंटिंग भी करवाएंगे, पैसे बदलवाएंगे भी, वहाँ के एम्प्लॉइज भी उनको हेल्प करेंगे, वहाँ का मैनेजर भी हेल्प करेगा, वहाँ के कई सीनियर भी हेल्प करेंगे। और फिर उस पैसों के बदलवाने के बाद उस पैसे को कैसे पहुँचाना है इसकी व्यवस्था आप करेंगे और उस पैसे पहुँचाने में भी आपके साथ वहाँ के एम्प्लॉय भी कुछ रहेंगे, मैनेजर भी रहेंगे और आपको उस वहाँ के उस ब्रांच के कई सीनियर भी सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए अफरोज फट्टा ने 2000 लोगों को इस काम में लगाया, अपने 2000 गुर्गों को इस काम में लगाया था और इसके बाद वहां पर बस की व्यवस्था की गई और बस में जो 2 गनर थे वो भी अफरोज फट्टा ने उपलब्ध कराए थे और मैनेजमेंट ने इनको बताया, क्योंकि अफरोज फट्टा की इनसे बात नहीं हुई मैनेजर से। मैनेजर को तो पीएससीएल के मैनेजमेंट ने ऊपर से फोन आया, ऊपर से आदेश आया, ऊपर से मेल आया, ऊपर से मैसेज आया कि आपको जो भी है ब्रांच का पूरा कैश ऊपर तक पहुंचाना है। ये शब्द थे, ऊपर तक पहुंचाना है। उसको ये नहीं कहा गया कि हेड ऑफिस तक पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाना है और एरिया कमांडर के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद बताया गया कि इतनी देर में आपके पास एक बस पहुंचेगी और बस का ड्राइवर आपको 100 का नोट देगा और आप अपना 100 का नोट का नंबर बताइए और वो नोट आप उसको दे दीजिएगा और ड्राइवर जो आपको नोट देगा उसका ये नंबर रहेगा। फिर ड्राइवर ने बस खड़ी की ब्रांच के नीचे और ड्राइवर ने आकर के मैनेजर को वो नोट थमाया और मैनेजर ने अपना 100 का नोट ड्राइवर को दिया। मैनेजर ने जो ड्राइवर से नोट लिया उसका नंबर मैच किया, उस नोट को स्कैन किया और उसके बाद मेल करके हेड ऑफिस भेज दिया कि हाँ ये नोट आ चुका है और ड्राइवर ने भी जानकारी पहुंचा दी। और ड्राइवर को बताया गया था कि आप जो बात करेंगे वो आप मैनेजर के ही मोबाइल से करेंगे, ड्राइवर के पास मोबाइल नहीं थी और ड्राइवर को वो नोट अपने अफरोज फट्टा को बाद में पहुंचाना था। वो जो भी रहा उनके बीच की सेटिंग है। और इसके बाद
उस ब्रांच में जो अफरोज फट्टा के 5-6 लोग थे, उन्होंने सारे नोट 21 तारीख को जो कलेक्शन आया वो 21 तारीख के रात शाम को 7 बजे के बाद ही उन्होंने बदलवा लिए, पूरी पैकिंग कर ली, उन्होंने प्लास्टिक की बोरियां ले आए। इसीलिए जीरो चैनल आप लोगों को शुरू से बता रहा था कि साथियों हर ब्रांच में बसें आई, हर ब्रांच में नोटों की गड्डियां बना करके प्लास्टिक की बोरियों में पैक की गई। आखिर सारी ब्रांचों में एक जैसी प्लास्टिक की बोरियां कहां से आई? ये एक सोच की बात थी कि तमिलनाडु में भी वही प्लास्टिक की बोरी, तो नागपुर में भी वही प्लास्टिक की बोरी, तो जयपुर में भी वही प्लास्टिक की बोरी, तो रोहतक में भी वही प्लास्टिक की बोरी, जैसी जय भगवान सैनी ने बताई या संतूलाल भारती ने बताई, तेजेंद्र पाल चन्नी ने बताई कि उन सबकी ब्रांचों में एक जैसी प्लास्टिक की बोरी थी। वो इसीलिए थी क्योंकि वो प्लास्टिक की बोरियां ही अफरोज फट्टा ने उपलब्ध करवाई थी। हर ब्रांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी अफरोज फट्टा को। ये चेहरा आपको दिख रहा है, अफरोज फट्टा है, जो नरेंद्र मोदी से या तो वो तस्वीर ग्रहण कर रहा है या वो नरेंद्र मोदी को तस्वीर भेंट कर रहा है। अफरोज फट्टा जो उस समय गुजरात के साबरमती जेल में था, 21 अगस्त 2014 को वो साबरमती जेल में था। ये संतूलाल भारती ने बताया, ये मंगेश थरवल ने बताया, ये शिरीष जोशी ने बताया, ये सुनंदा कदम ने बताया, ये आर रावत ने बताया, ये एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने बताया कि अफरोज फट्टा साबरमती जेल में है उस तारीख में 21 अगस्त 2014 को। तो ये एडवोकेट होने के नाते भी इनको पता होगा या इनके परिचय संबंध पहले से रहे। इन्होंने खुद कहा कि मेरे पहले से ही संबंध थे और इन्होंने जानकारी दी कि अफरोज फट्टा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जीरो चैनल इसको साबित कर देगा। रसीदें आपके हाथ में है साथियों। जीरो चैनल अफरोज फट्टा को कोर्ट में बुलाएगा, जीरो चैनल अफरोज फट्टा से पूछेगा कि यह सुपारी आपने ली थी कि नहीं ली थी, क्योंकि यह 15,000 करोड़ रुपए आया था। संतूलाल भारती बोल रहा है कि अफरोज फट्टा के 5-6 लोगों के साथ बस में बैठ करके ये रीजनल ऑफिस पैसा देने गया था। अफरोज फट्टा बताएगा कि इसमें शामिल था कि नहीं था। अफरोज फट्टा बताएगा कि पैसा आतंकवादियों को दिया कि वो मंगेश थरवल के घर पहुंचाया। अफरोज फट्टा बताएगा कि वो पैसा सुनंदा कदम के घर में रखवाया कि आतंकवादियों को दिया, क्योंकि जीरो चैनल पूछेगा। जीरो चैनल ने अफरोज फट्टा से अभी तक कोई बातचीत नहीं की, ना उनसे संपर्क हो पाया, लेकिन पूछेगा जरूर जीरो चैनल, क्योंकि संतूलाल भारती ने बताया, एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने बताया। जीरो चैनल कोर्ट में खड़ा होकर के हर्षद चक्रवर्ती को बुलाएगा और बोलेगा इसने अफरोज फट्टा का नाम लिया है। अफरोज फट्टा को बुलाया जाए कि अफरोज फट्टा 21 अगस्त 2014 को साबरमती जेल में था कि नहीं था। यह जीरो चैनल को कैसे मालूम? यह जीरो चैनल को हर्षद चक्रवर्ती ने बताया। और अफरोज फट्टा इस काम में माहिर है, इसका पूरा इतिहास खंगाला जाए। उसने अरबों खरबों रुपए पहले भी भारत से थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग सब जगह भिजवाया है। इनके कई गुर्गे दुबई में ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। इनके एक बंदे का जीरो चैनल आपको नाम बताना चाहेगा, यह संतूलाल भारती ने बताया, एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने बताया। मनीष शाह, गुजरात का रहने वाला है मनीष शाह, जो इस समय दुबई में, उस समय मतलब कि जिस समय इन्होंने बताया हर्षद चक्रवर्ती ने कि अफरोज फट्टा साबरमती जेल में है, लेकिन इनके खासम खास मनीष शाह दुबई से डील करते हैं, दुबई में ऑफिस खोले हुए हैं और इनके गुर्गे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने बताया। और आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगा कि सरकारी दस्तावेजों में यह भी पाया गया है कि अफरोज फट्टा के कांग्रेस लीडर से भी बहुत मधुर संबंध रहे हैं। 2G घोटाले में भी जो पैसा इधर उधर गया है वो अफरोज फट्टा ने करवाया था। आपने 2G घोटाला सुना होगा। 2G घोटाला में भी जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया गया था वो इस अफरोज फट्टा को दिया गया था और उसी केस में अफरोज फट्टा की गिरफ्तारी हुई थी।
21 मई 2014 को इसको साबरमती जेल में डाल दिया गया था और इसी अफरोज फट्टा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि 21 अगस्त 2014 से लेके 27 अगस्त 2014 तक जो भी पैसा आएगा, लगभग 1 लाख करोड़ का अनुमान था कि ये पैसा आपको ब्रांच से रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से आतंकवादियों तक पहुंचाना है। यानी हर ब्रांच से पहले रीजनल ऑफिस आएगा तो पता चलेगा किस किस ब्रांच से कितना कितना कलेक्शन आया, फिर टोटल रीजनल ऑफिस में कितना कलेक्शन हुआ, फिर उसको हेड ऑफिस पहुंचाना है, फिर पता चलेगा पूरे देश में कितना कलेक्शन हुआ, वो हेड ऑफिस से पूरा पैसा आतंकियों तक पहुंचाना है। ये बताया था जय भगवान सैनी ने, ये बताया था एसपी त्यागी ने, ये बताया शंभूचंद जैना ने, ये बताया पृथ्वीराज यादव ने, ये बताया सुनंदा कदम ने, ये बताया मंगेश थरवल ने, ये बताया तेजेंद्र पाल चन्नी ने, और जीरो चैनल ने इसकी पुष्टि की कि पैसा वास्तव में इतना आया। भीड़ थी, हर ब्रांच में 5-6 लोग नए थे जिनको उस ब्रांच के किसी भी एजेंट ने पहले कभी देखा नहीं था। अर्थात ये मानना जाना चाहिए कि वो अफरोज फट्टा के लोग थे, अफरोज फट्टा के गुर्गे थे और उन्होंने वो पैसा, लेकिन लोगों ने ये भी देखा भारी मात्रा में पैसा जमा हुआ, 10 घंटे तक 21 अगस्त को जमा हुआ, 4 घंटे तक 22 अगस्त को जमा हुआ और ये मैसेज आया कि ये सारा का सारा पैसा एरिया कमांडर के माध्यम से हेड ऑफिस तक जाएगा। ये एरिया कमांडर कौन थे? क्या अफरोज फट्टा के गुर्गे वो एरिया कमांडर थे, या संतूलाल भारती एरिया कमांडर था, या पृथ्वीराज यादव एरिया कमांडर था? ये जांच का विषय है, लेकिन कोई एरिया कमांडर था और वो 5-6 लोग उन बसों में मौजूद थे। संतूलाल भारती भी बस में मौजूद था, पृथ्वीराज यादव भी बस में मौजूद था, अपनी अपनी ब्रांच से, सभी एक ही ब्रांच में नहीं। संतूलाल भारती नागपुर से मौजूद था, सुनंदा कदम पुणे से मौजूद थी, एसपी त्यागी मेरठ से मौजूद था, जय भगवान सैनी रोहतक से मौजूद था। रोहतक से बस में बैठकर के रीजनल ऑफिस गया, साथ में उसके 5-6 अफरोज फट्टा के गुर्गे जिनको शायद एरिया कमांडर के नाम से संबोधित किया गया था, शायद वही हैं एरिया कमांडर। उनके साथ बैठकर के इन्होंने रीजनल ऑफिस पहुंचाया। जीरो चैनल इस बात की गवाही देगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जिन लोगों के नाम बताए हैं जीरो चैनल ने, मनदीप काजला जो बता रहा था कि वो हिसार से बैठा था, बस में बैठकर के रीजनल ऑफिस पैसा ले गया, सीताराम काजला जिनका बताया जा रहा है कि हिसार से बैठा था, कमल गर्ग जो बताया जा रहा है कोटकपूरा से बस में बैठ करके रीजनल ऑफिस पैसा लेकर गया। कोटकपूरा की ब्रांच में भी 5-6 अफरोज फट्टा के गुर्गे मौजूद थे। कमल गर्ग ने खुद बताया कि अफरोज फट्टा के गुर्गे हैं वो। कमल गर्ग खुद अफरोज फट्टा से कई बार मिल चुका था, ये कमल गर्ग ने बताया। जीरो चैनल इस बात की गवाही देगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता कि आप इन सारे लोगों को, जिन जिन लोगों के जीरो चैनल ने आपको अभी तक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराए हैं, उन सारे लोगों को ये वीडियो भेजिए और उनसे कहिए कि अगर आपने जीरो चैनल को नहीं बताया, पहली बात तो बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बीएसईएल मैनेजमेंट की पूरी पोल खोल कर रख दी, पूरी सच्चाई से अवगत कराया। लेकिन अगर आपने नहीं बताया, आप इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, तो जीरो चैनल को अभी मेल के माध्यम से 2 मेल आईडी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई गई है, उन दोनों मेल आईडीज पे आप भेज दीजिए अपनी आपत्ति या उनको लीगल नोटिस भेज दीजिए, वो आपको मेल के माध्यम से जवाब देगा। आप कोर्ट जाइए, वो कोर्ट भी पहुंच जाएगा। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जो नियम है वो काम करिए। जीरो चैनल के पास अपना पक्ष रखिए, अपनी आपत्ति रखिए, अपना नोटिस भेजिए। आप उनको कहिए, जीरो चैनल प्रमाणित करेगा कि कमल गर्ग ने जीरो चैनल को और क्या क्या बताया। कमल गर्ग ने यह भी बताया कि कंपनी ने जो भी कलेक्शन लिया है उसमें कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति ली है। बाकी सारा पैसा भी अफरोज फट्टा ने ही आतंकवादियों तक पहुंचाया। वो ब्रांचों से लेकर के नहीं, वो हेड ऑफिस से, ब्रांचों से वो बैंक के माध्यम से जमा हुआ।
और अफरोज भट्टा ने ही वो सारा पैसा भी आतंकवादियों तक पहुंचाया। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेगा, जीरो चैनल के साथियों, एक और प्रमाण हमको ढूंढने के लिए एक काम जरूर करना है। अपनी अपनी ब्रांच में जो 21 या 22 अगस्त 2014 में जो लास्ट अकाउंट ओपन हुआ हो, आप लोगों ने जो उस दिन लास्ट अकाउंट ओपन किया हो, उसको बॉन्ड को जरूर स्कैन करके अपने पास रखिएगा। यानी कि जैसे आप रोहतक की ब्रांच में है, तो रोहतक की ब्रांच में 21 अगस्त 2014 को जो नए खाते खुले, जो नए सीडीपीपी प्लान आपने नए प्लान में डिपॉजिट करवाया, या 22 अगस्त 2014 को जो नया खाता खोला, उन नए खातों में जो सबसे लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो सबसे आखिरी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उस एक नंबर को अपने पास नोट करिए। फिर और लोगों से भी पूछिए, अगर उससे बड़े नंबर वाला किसी अन्य के पास हो तो फिर उससे मंगवाइए। यानी जो सबसे ज्यादा नंबर वाला, जो सबसे लास्ट नंबर वाला, जो सबसे अधिक नंबर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उस पॉलिसी बॉन्ड को अलग से क्लियर स्कैन करिए। चाहे वो 95 रुपए का हो, चाहे वो 7,500 का हो, चाहे वो 66,680 का हो, यानी 95 रुपए जो मिनिमम आईपी प्लान था, 95 रुपए चाहे उसका हो, चाहे वो सीडीपीपी का जो मिनिमम प्लान था, मिनिमम सीडीपीपी का जो प्लान था 7,500, चाहे वो उसका हो, चाहे वो मैक्सिमम आईपीपी प्लान 66,680 का हो, चाहे वो मैक्सिमम फ्लेक्सी प्लान 1 लाख का हो, चाहे वो मैक्सिमम सीडीपीपी प्लान 10 लाख का हो, जितने रुपए का भी हो, रुपयों से कोई लेना देना नहीं, उस पॉलिसी बॉन्ड को स्कैन करके अपने पास रखिए। इससे यह प्रमाणित होगा साथियों कि आपकी ब्रांच जब से ओपन हुई है तब से उतने खाते खुले हैं। आपकी ब्रांच जब से ओपन हुई है, आपकी ब्रांच में कुल इतने खाते खुले हैं। क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि ये लोग जो बोल रहे हैं सेबी वाले कि 55,000 करोड़ या 65,000 करोड़, तो ये कुल 55,000 करोड़ और कुल 65,000 करोड़ जमा हुआ है। जो पेमेंट दी गई है वो माइनस नहीं किया गया है। तो जीरो चैनल आपको बताना चाहता है कि आप अपने अकाउंट नंबर देख लीजिए साथियों। आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में जब ब्रांच ओपन होती थी तो अकाउंट नंबर 1 से ओपन होता था, नंबर 1। 50 सबसे पहले 3 अंक आपके सीएससी कोड के, यू के बाद सबसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा रहता है यू। इसके बाद 3 अंक रहते हैं आपके सीएससी कोड के, और इसके बाद 6 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और उन 6 रजिस्ट्रेशन नंबर में जब आपके शहर में ब्रांच नहीं खुली थी तो सबसे पहले 50 और लास्ट में 1 लिखा हुआ था, यानी पहला रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर जितने खाते खुलते जाते थे और आगे संख्या बढ़ती जाती थी, और यह संख्या तब तक चलेगी जब तक 9,99,999 अकाउंट नहीं हो जाते। तो जिस ब्रांच में 9,99,999 अकाउंट हो चुके होंगे वहां पर फिर से 1 से अकाउंट स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है, फिर भी जानकारी नहीं है, आप लोग बताएं। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद का जो सीएससी कोड है वो 5 है, यानी बहुत पहले की सीएससी है। तो वहां के लोग देखें कि लास्ट अकाउंट किस जो है उसका नंबर क्या है, 21 अगस्त 22 अगस्त। अगर आपको 21 और 22 अगस्त का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वो नंबर नोट नहीं करेंगे। आपको 20 अगस्त का मिल रहा है, 20 अगस्त का नोट करिए।
आपको 19 अगस्त का मिल रहा है, 19 अगस्त का नोट करिए। यानी आपको अपनी ब्रांच का जो लास्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है बस आप उसको नोट करिए। ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे किसी भी तारीख का हो, आपकी ब्रांच का सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी लोग अपनी अपनी ब्रांच का एक नंबर नोट करेंगे। वो जरूरी नहीं हो कि आपकी टीम का हो, किसी की भी टीम का हो, आपकी ब्रांच का सबसे लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करिए और फिर और लोगों से भी पता करिए। जिस व्यक्ति के यहाँ सबसे लास्ट वाला मिल जाए, यानी 22 अगस्त का मिल जाए, तो साथियों उससे आप उस संख्या का पता लगा लेंगे कि आपकी ब्रांच में पीएससीएल लिमिटेड में लास्ट अकाउंट किस नंबर का था, यानी उतने खाता धारक आपके शेयर की ब्रांच में थे। हम इनको हर मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसे ही रिकॉर्ड निकालेंगे, क्योंकि औसत जो इन लोगों ने भी बताया और जीरो चैनल ने भी पता किया कि लगभग पीएससीएल लिमिटेड में 25 करोड़ अकाउंट होल्डर थे, जबकि पल्स समूह में टोटल 100 करोड़ कस्टमर थे। पल्स समूह 1983 से स्टार्ट हुआ है और पल्स समूह में पीजीएफ, पीएससीएल, लोटस, किसान, मैकहाउस, मैसमेरी, नवकेतन और अन्य कई सारी कंपनियां भी आती हैं पल्स समूह में। तो इन सभी कंपनियों के सभी कस्टमर मिलाकर के संख्या 100 करोड़ होती है, ये इन सभी लोगों ने बताई है और जीरो चैनल ने पुष्टि भी कर ली है। जीरो चैनल ने देखा है एक एक ब्रांच में, जो शुरू की ब्रांचें हैं उनमें 7-7, 8-8 लाख कस्टमर हैं। तो इसका मतलब अगर हम औसत 5 लाख कस्टमर ले लेते हैं, औसत ब्रांच वाइज हम 5 लाख कस्टमर ले लेते हैं, 1996 से लेकर के बात कर रहा हूं साथियों मैं, तो 20 करोड़ कस्टमर होते हैं। और 20 करोड़ कस्टमरों का अगर आप औसत 30,000 रुपए प्रति कस्टमर डिपॉजिट मानते हैं, आपको पता होना चाहिए कई कस्टमरों का 1 लाख जमा है, कई कस्टमरों का 2 लाख जमा है, कई कस्टमरों का 50,000 जमा है, तो कई कस्टमरों का 20,000 भी जमा है, कई कस्टमरों का 7,500 भी जमा है। हम औसत अगर 30,000 प्रति कस्टमर लेते हैं तो टोटल डिपॉजिट 6 लाख करोड़ होता है। आप जोड़ के देख लीजिए, सिर्फ पीएससीएल का, यहां मैं पल्स समूह की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीएससीएल का 6 लाख करोड़ रुपए होता है। हम मानते हैं 6 लाख करोड़ में 4 लाख करोड़ की आपने पेमेंट दे दी होगी, फिर भी 2 लाख करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है। अभी तो सेबी को आपने रिकॉर्ड कुल 57,000 करोड़ का सौंपा है, बाकी का गोलमाल कर दिया। और जय भगवान सैनी बोल रहा है कि कुल 55,000 करोड़ जमा हुआ है, उनमें जो पेमेंट हुई है वो काटी नहीं है इन्होंने। तो अगर 30,000 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ अगर कस्टमर होते हैं, 25 करोड़ अगर कस्टमर होते हैं पीएससीएल के, आप अकाउंट्स के हिसाब से देख लीजिए, तो हर कस्टमर का क्या कुल 2-2 हजार रुपए जमा है, यानी हर कस्टमर का कुल 2,000 रुपए जमा है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितनी बातें छिपाते हैं। 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने लिख करके दिया है सेबी को कि हमारे पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। जय भगवान सैनी ने यह जानकारी जीरो चैनल को दे दी, पृथ्वीराज यादव ने यह जानकारी जीरो चैनल को दे दी, अरुण कुमार राय ने यह जानकारी जीरो चैनल को दे दी,
पृथ्वीराज यादव के एडवोकेट नवल किशोर स्वामी ने यह जानकारी जीरो चैनल को दे दी। सुनंदा कदम ने यह जानकारी जीरो चैनल को दे दी। एडवोकेट हर्षद चक्रवर्ती ने यह जानकारी जीरो चैनल को दे दी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फाइल में वो पढ़ा। लेकिन उन्होंने ये बात अपने जूनियरों को नहीं बताई। जीरो चैनल बताना चाहता है सुनंदा कदम के जूनियरों को कि आप सुनंदा कदम से बात करिए, उनसे कहिए कि जीरो चैनल से लाइव टेलीकास्ट में बात करो, समय आप निर्धारित करो। जीरो चैनल सुनंदा कदम के हर सवाल का जवाब देगा। सिर्फ सुनंदा कदम इतना बता दे कि उसको यह पता नहीं था कि कंपनी ने लिख करके दिया है सेबी को कि उसके पास 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। इतना बोल दे, जीरो चैनल लाइव में साबित करके दिखाएगा कि उसको पता था। सुनंदा कदम के वकील से बोलिए वो बात करे, जीरो चैनल बात करेगा, जीरो चैनल साबित करेगा। साथियों, जीरो चैनल सिर्फ सच्चाई उजागर कर रहा है। अब ये आपको तय करना है कि आपको सत्य के साथ आगे बढ़कर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़के अपना हित सुरक्षित रखना है या नहीं। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। जीरो चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप अपना खुद अहित चाहते हो तो अपना अहित करते रहो, जीरो चैनल आपको थोड़ी रोकेगा। भाई, कोरोना की महामारी फैली हुई है, आप घर के बाहर निकलना चाहते हो, कोरोना संक्रमित व्यक्ति से न सिर्फ हाथ मिलाना चाहते हो, उससे गले मिलना चाहते हो, उसके साथ बैठ के खाना खाना चाहते हो, उसका जूठा खाना खाना चाहते हो, उसको अपना जूठा खाना खिलाना चाहते हो, तो भैया हाथ मिलाते रहो, गले मिलते रहो, जूठा खाना खाते रहो, जूठा खाना खिलाते रहो। आप जानो, आपके काम जाने। कोरोना होगा तो आपको होगा, जीरो चैनल को थोड़ी होगा। ये आपको तय करना है, पर जीरो चैनल अपना फर्ज अदा करेगा कि अगर आप घर के बाहर नहीं निकलोगे, पूरी दुनिया में कोरोना फैल जाए, आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप चौखट के बाहर नहीं निकले हो। आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। जीरो चैनल सिर्फ आपको बता सकता है, आपको रोकने थोड़ी आएगा। आप घर के बाहर निकलोगे, जीरो चैनल आपका हाथ पकड़कर आपके घर के अंदर थोड़ी आपको धकेलेगा। वो काम आपको करना है, वो जीरो चैनल को नहीं करना है। तो जीरो चैनल ने बता दिया कि 11 अगस्त 2014 को पीएससीएल मैनेजमेंट ने सेबी को लिख करके दिया था कि पीएससीएल के पास 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है, और उस सेबी ने एक बार भी मैनेजमेंट से ये नहीं पूछा कि 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है तो बाकी पैसा कहां गया। एक बार भी सेबी ने नहीं पूछा। सेबी क्यों पूछेगी? सेबी को क्या जरूरत है पूछने की? सेबी का पैसा थोड़ी है, पैसा आपका है। क्योंकि कानून क्या कहता है, पहले आप कानून समझो। सेबी को तो यह भी पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है। आपको कानून समझना चाहिए कि सेबी को 22 अगस्त 2014 को यह आदेश पारित करना है कि कंपनी सीआईएस में आती है या नहीं आती है। तो सेबी को यह पूछने का अधिकार ही नहीं है। सेबी के जो राइट्स हैं वो ये हैं कि आपने जो पैसा कलेक्शन किया है, वो कलेक्शन अगर सीआईएस के अंतर्गत आता है, हमें ऐसा लग रहा है, और हम ये चाहते हैं कि अब आपको दंडित न करके हम आपको एक अवसर दें कि या तो आप सीआईएस का लाइसेंस लेकर के अपना व्यापार करो या लोगों को पैसा वापस दो। तो इस पर आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हो? सेबी ने इन लोगों से जो पहले बहस की, लास्ट इनकी हियरिंग जो हुई थी शायद 6 जुलाई को हुई थी, तब तक इनको इस बात की बहस करनी थी कि हम रियल एस्टेट में आते हैं, जिस बात पे वो अड़े थे। लेकिन 6 जुलाई की हियरिंग होने के बाद सेबी ने ये पाया कि भाई आपके जो भी
पक्ष आपने रखा, हम संतुष्ट नहीं है। अब हम ये मानते हैं कि ये सीआईएस में आती है। अब हम आपको सिर्फ एक अवसर ये देना चाहते हैं, आप अपना पक्ष रखिए अंतिम, तो हम उसके बाद आदेश पारित करेंगे। आप इस बात का पक्ष रखिए कि यदि हम आपको ये आदेश सुनाते हैं कि आप सीआईएस में आते हो, तो जो आपने लोगों से पैसा लिया है, आप वो पैसा वापस करोगे या आप अभी सीआईएस का लाइसेंस लेकर के काम करना पसंद करोगे? तो 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने कहा कि हम सीआईएस का लाइसेंस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत में खोट था और उन्होंने कहा कि हम लोगों को पैसा वापस देंगे। कैसे देंगे? 5 साल में देंगे। कहां से देंगे? हमारे पास संपत्तियां हैं, वो बेच के देंगे। कितने की संपत्तियां हैं? 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्तियां हैं। ये उन्होंने लिख करके दिया। यही इनका फर्ज था सेबी का। सेबी का फर्ज ये नहीं है कि आपके ऊपर कर्ज कितना है, बाकी पैसा कहाँ गया, कितना दोगे, वो आप जानो, क्योंकि पैसा आपका है और कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं थी। कंपनी आरओसी से रजिस्टर्ड थी और आरओसी ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप इनके यहां पैसा जमा करो। आप पूछ के देख लो आरओसी से, आरओसी कहेगी कि हमने आपसे कभी नहीं कहा कि पैसा जमा करो। हमसे आप लिखित में पूछते कि ये कंपनी आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, हम इसके यहाँ पैसा जमा करें, तो आरओसी आपको लिख करके दे देती कि ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है व्यापार करने के लिए, आप इनसे जमीन खरीदो, आप इनसे मकान खरीद लो, आप इनसे फ्लैट खरीद लो, लेकिन इनके यहाँ पैसा जमा मत करो। अगर करना चाहते हो तो अपनी मर्जी से करो। इनसे प्लाट पैसा लेकर के प्लाट ले लो, पैसा दे करके प्लाट बुक करते हो तो अपनी जिम्मेदारी पे करो, हमारा मतलब नहीं है। आपको उसी समय ये कह देती आरओसी, क्योंकि आरओसी का यही प्रोसीजर है। आरओसी जो है वो सिर्फ कंपनी का लाइसेंस प्रोवाइड कराती है कि आप अब व्यापार करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको उधार पैसा देता है तो वो जाने, उसके काम जाने, आरओसी का क्या लेना देना। लेकिन सेबी जो होती है वो व्यापार ही पैसों का व्यापार करने के लिए देती है लाइसेंस, वो पैसों का व्यापार देती है। तो सेबी की गारंटी रहती है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके लिए आप सेबी से फाइट कर सकते हो कि ये पैसा इनका घट कैसे गया, आपने अवगत क्यों नहीं कराया, आपने समय पर रोक क्यों नहीं लगाई। तो ये कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद जैसे ही 22 अगस्त 2014 को सेबी ने ये आदेश पारित किया कि कोई भी निवेशक अब इस कंपनी में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा, इस कंपनी के ट्रेड पे बैन किया जाता है, और अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसा जमा करता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। सेबी द्वारा 22 अगस्त 2014 को आदेश पारित कर इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कंपनी के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आदेश में कहा गया है कि कंपनी निवेशकों को 90 दिन के अंदर पैसे लौटाए। ये सेबी ने आप सबको बता दिया। अब आपका फर्ज था कि 90 दिन के अंदर कंपनी से पैसा लेते। अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो आप सेबी से फोन पे बात करते, सेबी को ईमेल भेजते, सेबी को लिखित में लेटर देते, कंज्यूमर फोरम में जाते। यानी आपको उस समय ये कार्रवाई करनी थी, उस समय ये कार्रवाई करनी थी कि हमारा इतना पैसा जमा है, ब्याज सहित इतना होता है, हम पता करना चाहते हैं कि कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति है और कितना कर्जा है उसके ऊपर। भले कंपनी ने अपील कर दी थी, लेकिन अपील करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पता नहीं करेंगे। आपको पता करने का अधिकार था, आपको कंज्यूमर फोरम जाने का अधिकार था, क्योंकि कंपनी ने अपील की थी, कंपनी को कोई स्टे नहीं मिला था। और जब कंपनी ने अपील की और आप लोग कंज्यूमर फोरम नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने सुनंदा कदम को, पृथ्वीराज यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी कि किसी भी व्यक्ति को कंज्यूमर फोरम न जाने देना।
उन सबको बोलना कि आपकी तरफ से हम लड़ रहे हैं, आप चिंता मत करो। और पृथ्वीराज यादव ने यह जानते हुए कि कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें से भुगतान हर निवेशक को मिल जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इस बात को निवेशकों से छिपाए रखा, अपने संगठन के सदस्यों से छिपाए रखा। सुनंदा कदम ने और उस संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, एआईएसओ के भी सभी पदाधिकारियों ने, जन कल्याण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने अपने संगठन के सभी सदस्यों से यह बात छिपा कर रखी कि कंपनी ने लिख करके दिया है सेबी को कि उसके पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति है, और इस पर किसी भी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं जताई, और न ही सुप्रीम कोर्ट में किसी संगठन ने यह लिख करके दिया कि अगर कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है तो बाकी पैसा कहाँ गया। ये आपत्ति इन्होंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो बाकी पैसा अफरोज फट्टा के माध्यम से, चेहरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अफरोज फट्टा का, अफरोज फट्टा के माध्यम से आतंकवादियों तक पहुंचाई गई। ये सुनंदा कदम ने बताया, ये पृथ्वीराज यादव ने बताया। जीरो चैनल इस बात की पुष्टि करेगा, अदालत में आकर के गवाही देगा, लेकिन पैसा आपका है, जागना आपको पड़ेगा। आपकी ब्रांच में आपने कितना पैसा टोटल जमा किया, 21 और 22 अगस्त को कितना किया, इसके पहले कितना किया, बल्कि एक डाटा और तैयार करिएगा। 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने लिख करके दिया है सेबी को, तो 11 अगस्त के बाद यानी 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को संडे था, फिर 19 अगस्त को और 20 अगस्त को आप लोगों ने कितना कितना पैसा जमा किया, ये डाटा भी बनाइए ताकि पता चले कि वो पैसा कहां गया। क्योंकि अगर 11 अगस्त को इन्होंने सेबी को लिख करके दिया है तो उसके बाद जो भी कलेक्शन आया, कम से कम वो कलेक्शन सेबी के इस 22 अगस्त 2014 को सुनाए गए आदेश के मैटर से अलग है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो 22 अगस्त 2014 का जो मैटर है, जो ऑर्डर है, उसमें जो मैटर है, उसमें जो संपत्तियों का जिक्र है, वो संपत्तियां इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2011-2012 यानी 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच में खरीदी है। इसके बाद इन्होंने कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी। उसी आदेश के मुताबिक मैं जीरो चैनल आपको दस्तावेज देखने के बाद बता रहा है, और इस तथ्य को जीरो चैनल अदालत में प्रमाणित करेगा और हर व्यक्ति से लाइव में बात करने को तैयार है। आपके जितने भी सीनियर हैं, जिस भी संगठन के पदाधिकारी हैं, पूर्ण सभ्यता पूर्वक, बा सम्मान, बा इज्जत जीरो चैनल उनसे बात करेगा, उनके हर सवाल का जवाब देगा और जीरो चैनल उनसे सवाल करेगा। जीरो चैनल आपका पक्षधर बनकर उनसे सवाल करेगा। वो जवाब दे न दे, वो स्वतंत्र हैं। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आपको क्या करना है ये आपको तय करना पड़ेगा। जीरो चैनल इसके लिए कोई आपको निर्देश नहीं दे सकता, ना आपसे आग्रह कर सकता है, लेकिन सच्चाई को साबित कराने के लिए जीरो चैनल आपके हर नेगेटिव से, जो भी सीनियर नेगेटिव हैं जो आपको कह रहे हैं कि नहीं कंपनी के पास संपत्ति पर्याप्त है, जीरो चैनल झूठ बोल रहा है, उनसे बाइज्जत बात करने को तैयार है, पूर्ण सम्मान के साथ। उनके सम्मान को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचेगी, इस बात की जीरो चैनल गारंटी देता है। लेकिन तथ्यों के आधार पर बात हो, ऐसा नहीं कह रहे भंगू के पास 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुमको तो कुछ नहीं मालूम, ये नहीं चलेगा। वो प्रमाण दिखा दें या नहीं दिखाना चाहते प्रमाण, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन जो वो बात करें, जो भी कुछ बोलें, उसी बात को वो आपको लिख करके दे दें सादे कागज पर। ये जरूर उनसे बोलिएगा कि आप जीरो चैनल से बातें करिए, जो भी बात हो उन बातों को आप हमको सादे कागज पर लिख करके देना, ताकि आपका धन सुरक्षित रहे, क्योंकि आपको फिर वसूली उसी सीनियर से करनी है। आप अगर किसी संगठन के सदस्य हैं तो उसी संगठन के पदाधिकारी से भी आप वसूली कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून है। 22 अगस्त 2014 को जब सुप्रीम कोर्ट, ये सेबी ने जब आदेश पारित किया, और इसके बाद 90 दिन तक आपको ब्रांच मैनेजर ने रोक के रखा कि कंपनी 90 दिन के अंदर पैसा देगी, क्योंकि सेबी ने 90 दिन का आदेश दिया है। जब 90 दिन में पैसा नहीं मिला, तब मैनेजर ने कहा कि कंपनी ने अपील कर दी है, और आपके सीनियरों ने कहा कि कंपनी ने अपील कर दी है, चिंता मत करो, आपका पैसा सुरक्षित है, कंपनी जीतेगी, आपको भुगतान मिलेगा। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको एक प्रकार का अनुबंध कहा जाता है। भले लिखित में नहीं हुआ, ये मौखिक में हुआ, तो अब उसका पैसा, उसकी भरपाई उस मैनेजर को करनी है, उसकी भरपाई उस सीनियर को करनी है। 22 अगस्त 2014 को जैसे ही कंपनी पर के ट्रेड पर बैन लगा, अगर आपका सीनियर, अगर ब्रांच का मैनेजर उसी वक्त दोपहर 1 बजे ये कहता कि भाई अब मेरा कोई मतलब नहीं है, कंपनी पैसा दे न दे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाता। लेकिन उस समय इन्होंने कहा कि 90 दिन तक मिलेगा, क्योंकि 90 दिन का वक्त है, और वास्तव में 90 दिन का वक्त सेबी ने दिया था। आपका उन पर विश्वास करना लाजमी था, और आपने विश्वास किया। 90 दिन के भीतर जब भुगतान नहीं मिला, आपने तैयारी की कि हमको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए, तो आपके सीनियरों ने और ब्रांच के अन्य कर्मचारी और मैनेजर ने आपको समझाया कि कंपनी ने अपील की है, कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है, कंपनी तो जब चाहे 2 मिनट में पैसा दे सकती है, कंपनी भुगतान इसलिए नहीं दे रही है कि अगर कंपनी आपके सारे इन्वेस्टर को पेमेंट दे देगी तो सवाल यह है कि आप बोझ के मुक्त तो हो जाओगे, लेकिन आप बेरोजगार हो जाओगे। आपका रोजगार चलता रहे, कंपनी को इस बात की चिंता है। ये आपके सीनियर ने आपसे कहा था, ये संतूलाल भारती ने कहा कि हमने भी कहा था अपने जूनियर से, हमको पता था कि ये बेरोजगार हो चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा था कि ऐसा बोलना है तो हमने बोला। तो निश्चित तौर पे आपके सीनियरों ने भी ऐसा बोला, ओरली बोला। इसके लिए आप 2 इंडिपेंडेंट गवाह रखेंगे कोर्ट में उस सीनियर के खिलाफ। बिल्कुल वो गवाही देगा कि हमारे इन 2 सीनियरों ने, इन 4 सीनियरों ने, इन 6 सीनियरों ने हमें वचन दिया था कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है, वो जब चाहे 2 मिनट में पैसा दे सकती है, लेकिन अगर वो आपके सभी कस्टमरों को पैसा दे देगी, कंपनी बंद कर देगी, ब्रांच बंद हो जाएगी, तो आप बेरोजगार हो जाओगे। कंपनी ने अगर अपील की है तो इस बात के लिए नहीं की है कि वो लोगों को पैसा अभी नहीं देना चाहती। कंपनी ने अपील इसलिए की है ताकि आपका रोजगार खत्म न हो। इसीलिए हमने अपने को कहीं बेरोजगार न हो जाए, इन सीनियरों पर हमारा भरोसा करना लाजमी था, क्योंकि इन्होंने हमको पूर्ण विश्वास दिलवाया था कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है। तो इस आधार पर उसी सीनियर की संपत्ति बेच करके आपके हर निवेशक को ब्याज सहित भुगतान दिया जाना संवैधानिक व्यवस्था में दर्ज है, ये लिखा हुआ है, और आपके हर कस्टमर को ब्याज सहित पैसा मिलेगा। लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे सीनियर ने ऐसा कहा था, क्योंकि आपको भंगू नहीं कहने आया था। आपके किस किस सीनियर ने कहा था ये आपको अपने नाम नोट करने होंगे कि हमको फलाने फलाने सीनियर ने ऐसा कहा। और अगर जो कहता है सीनियर कि मैंने नहीं कहा था, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा कि आपने जब ऐसा नहीं कहा और कंपनी ने 11 अगस्त 2014 को ही लिख करके दिया था कि संपत्ति कुल 11,706 करोड़ की है, तो आपने अपने जूनियरों को भुगतान कराने के लिए क्या किया?
चलो जूनियरों को भुगतान कराने के लिए नहीं किया आपने, अपने कस्टमरों के लिए कौन से कंज्यूमर फोरम में आपने केस किए? आपने कंज्यूमर फोरम में केस इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर आप कंज्यूमर फोरम में केस कर देते तो आपके सारे जूनियर भी कर देते, फिर मैनेजमेंट आपको पिछले दरवाजे से राहत राशि नहीं देता, निवेशकों को बर्बाद करने की कीमत आपको नहीं देता। तो ये सारे तथ्य हैं और इस वीडियो के माध्यम से जीरो चैनल आपको बताना चाहता है कि 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा जो इन 2-2,500 लोगों ने जीरो चैनल को बताया कि वो अफरोज फट्टा के माध्यम से हर ब्रांच से लेकर रीजनल ऑफिस तक पहुंचा और रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से आतंकवादियों तक पहुंचा। सच्चाई क्या है ये जीरो चैनल को नहीं मालूम, इसकी जीरो चैनल पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन 21 और 22 अगस्त को पैसा आया और वो पैसा किसी बैंक में जमा नहीं हुआ, उस पैसे से कोई डीडी नहीं बनी। देश भर में 5 करोड़ से अधिक रसीदें जारी की गई, देश भर से लगभग 15,000 करोड़ रुपए कलेक्शन किए गए और वो सारे का सारा पैसा नगद एकत्रित किया गया। किसी भी कस्टमर से कोई चेक या कोई डीडी नहीं ली गई, सबसे नगद जमा करवाया गया और वो नगद पैसा पूरा गायब है। इसकी जीरो चैनल पुष्टि करता है, इसकी जीरो चैनल अदालत में गवाही देगा। अगर आप जीरो चैनल के कहने पर किसी भी संवैधानिक संस्था को अवगत कराते हैं इस जानकारी से, तो आप वो अवगत कराने के बाद उसकी जानकारी और उसके प्रमाण यानी रिसीविंग की फोटो खींच करके जीरो चैनल के वीडियोस में स्टार्टिंग में दिखाई गई 2 ईमेल आईडी पर भेजिए। जीरो चैनल उसकी आपको रिप्लाई भी देगा और रिप्लाई नहीं भी दे तो भी ये माना जाता है कि आपने अगर जिस डेट में जीरो चैनल को मेल भेज दिया, अगर जीरो चैनल ने तुरंत 24 घंटे के भीतर उस पर आपत्ति नहीं की तो इसका मतलब आपके भेजे हुए मेल को जीरो चैनल स्वीकृत करता है। लेकिन जीरो चैनल इस वीडियो के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता है कि जीरो चैनल जैसे ही आपकी मेल पढ़ेगा तुरंत आपको रिप्लाई देगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जीरो चैनल पर प्रसारित जानकारी को संवैधानिक संस्थाओं को अवगत कराया। जीरो चैनल द्वारा जो प्रसारित जानकारियां थी वो सारी जानकारियों पर आप विश्वास करते हुए आपने उन जानकारियों को संवैधानिक संस्थाओं से अवगत कराया, न्यायपालिका से अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कभी किसी भी संवैधानिक संस्था या किसी भी संवैधानिक न्यायालय में यदि आवश्यकता पड़ती है इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, इस बात की गवाही देने के लिए, तो जीरो चैनल उपस्थित होगा। ये जीरो चैनल वचनबद्ध है। तो साथियों तैयार हो जाइए, अपने देश के हित में खड़े हो जाइए, अपने निवेशकों के हित में खड़े हो जाइए और आपके जिन भी सीनियरों ने, आपके ब्रांच के जिन भी कर्मचारियों ने, आपके ब्रांच के जिस मैनेजर ने देश के साथ गद्दारी की है, यदि वो आज भी ये नहीं बता रहा है कि वो 21-22 का पैसा कहाँ गया क्योंकि उसके हाथ में आया था, जीरो चैनल को वो बता चुका है। लेकिन उसका फर्ज ये नहीं है कि वो जीरो चैनल को बताए, उसका फर्ज है कि वो आपको बताए, जिन्होंने वो पैसा जमा किया उनको बताए, संवैधानिक संस्थाओं को बताए, न्यायपालिका को बताए। ये उसका फर्ज है। अगर वो ऐसा नहीं करता, आपके सीनियर जो 21-22 अगस्त को आपके ब्रांच के काउंटर में बैठे थे, अगर वो इस जानकारी से संवैधानिक संस्थाओं को अवगत नहीं कराते हैं, न्यायपालिका को अवगत नहीं कराते हैं, जिन लोगों ने पैसा जमा किया उनको अवगत नहीं कराते हैं, तो उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपका फर्ज बनता है। तो इसी के साथ जीरो चैनल ये कार्यक्रम समाप्त करता है। साथियों शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।